बुमराह यॉर्कर नहीं फेंक पा रहा, अर्नब चिल्ला नहीं पा रहा, विवेक बिंद्रा मार नहीं पा रहा। जो मेन मांग है वो है एमएसपी की गारंटी। मतलब सिलेक्टर्स ने एक बार आंखें बंद कर ली तो उसने शोर इतना मचा दिया था कि इसको सिलेक्ट ना करना नामुमकिन हो गया। फुल अर्जुन वैली टाइप माहौल है। 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा? लाइक फॉर कांग्रेस, कमेंट फॉर बीजेपी। हाँ भाई, आगे सब रेडी? घर वालों के साथ बैठे हैं, फैमिली फ्रेंड्स, अकेले बैठे हो तो अंगूठे एक्टिव रखना, टाइप करवाता रहूंगा मैं कमेंट। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज आर्थिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। आजकल देश में किसान आंदोलन चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एज मीडिया लाइक्स टू कॉल इट, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ इस समय एक प्रदर्शन प्रधान देश भी बन चुका है। इसकी तो वीडियो देखने से पहले ही पता होता है कि कौन सी साइड लेगा ये। मैंने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ा था कि आपको किसी भी मुद्दे पर नेगेटिव और पॉजिटिव जानने हो, आप एक रवीश कुमार की, एक सुधीर चौधरी की वीडियो देख लो। खैर, फिलहाल अपडेट ये है कि लाखों किसान इन दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत बंद घोषित किया गया है, हाईवे पर कंक्रीट दीवार खड़ी कर दी गई है, ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी जा रही है जो वो 10 रुपए की पतंग से काट दे रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट फुल अर्जुन वैली टाइप माहौल है। बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं थी। Now what we are seeing is a farmer protest 2.0. Now first things first, कौन कर रहा है ये प्रोटेस्ट? तो भाई कई सारे किसान संगठन है, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, एंड मेरा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी आया अंकल से, देशद्रोही खालिस्तानी आतंकवाद। यार हर बार का है ये। दूसरा सवाल, देश में प्रोटेस्ट हो कर रहे हैं हर जगह। बंगाल में अपनी इश्यूज को लेकर, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, कर्नाटका में ग्राम पंचायत, और केरला में एलिफेंट ने किसी को मार दिया तो उसका प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। बट ये जो किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट है, इसका एपिसेंटर है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली वाले जानते हैं। तीसरा सवाल, ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। मैं नहीं करूं एपिसोड, छोड़ दूं, मैं थम जा थोड़ा। देखो, वैसे तो किसानों की बहुत सारी मांगे हैं। लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए थे उनके आरोपियों को सजा, पेंशन, बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ मांग, बट जो मेन मांग है वो है एमएसपी की गारंटी। किसानों का कहना है कि जब पिछली बार प्रोटेस्ट किया था तो आपने कहा था कि हाँ भाई, हम एक एमएसपी को लेकर एक कमेटी बैठाएंगे, लेकिन उसके बाद आप गायब हो गए, कोई अपडेट ही नहीं है उस बात पे। चीटिंग कर दी आपने। चीटिंग करता है तो। अगर कोई जेनजी एमएसपी का वो निकालेगा तो क्या निकालेगा? फुल फॉर्म मैरिज सेक्स प्रपोजल। वो मोदी जी कहते हैं ना, कैन डू जनरेशन है, कैन डू। खैर, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि किसान जो होता है वो अपनी फसल उगाता है और उसको मार्केट में बेचता है, लेकिन कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कि कोई मान लो त्रासदी आ गई, कोई वेदर कंडीशन खराब हो गए, कई बार उपज जो होती है वो कई ज्यादा हो जाती है, तो डिमांड सप्लाई यहाँ वहां हो जाता है, तो क्या होता है कि जो फसल की कीमत होती है मार्केट में वो गिर जाती है और किसान को नुकसान हो जाता है। तो उसी का ये एक तोड़ है कि एक सरकार जो होती है वो एक न्यूनतम मूल्य पे किसान की जो फसल होती है वो खरीद लेती है और फिर वो अपनी स्कीम्स में बांट दें, मार्केट में बेचें, क्या लेना देना, वो उनका फसड़ है। बट किसानों के लिए एक फेल सेफ ऑप्शन हो जाता है। यहां तक तो एकदम क्लियर ही है। अब बेसिकली किसानों का कहना है कि सरकार सारी फसलों पर एमएसपी को लीगलाइज करे। अब अमूमन सरकार क्या करती है कि जो 2 क्रॉप सीजन होते हैं उनमें 20-22 फसलों पर एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार कि उस पर एमएसपी पे खरीदे भी। अगर आप कभी मंडी पे बैठोगे तो समझ जाओगे कि कथनी करनी में डिफरेंस है। जितनों पे एमएसपी डिक्लेयर होती है सब पे खरीदा नहीं जाता। तो हालांकि गेहूं और धान खरीद लिए जाते हैं क्योंकि उनको वो अपनी स्कीम में उनको देना भी होता है, तो उनका ठीक है, वो जितना प्रोक्योर करते हैं उनका निकल भी जाता है। बट हर फसल पे एमएसपी में नहीं ली जाती। वही सरकार कह रहे हैं कि भैया आप हमको गारंटी दो। तो फिर जब सब कुछ सही है कि एमएसपी से किसान का भी फायदा हो रहा है, सरकार भी एक अच्छा काम कर रही है, तो सरकार इस बात पर अग्री क्यों नहीं कर रही? और उसका एक वैलिड पॉइंट है कि ये इकोनॉमिकली उतना फीजेबल नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली, पेंशन, एमएसपी, बाकी सारी चीजें, तो माना जा रहा है कि एक्सचेकर को 20 से 30 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बाद में करें ना करें, बट मोदी जी की टेंशन जायज तो है। खैर, अब आप समझ गए कि एमएसपी होता क्या है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, सरकार उसको गारंटी करने में क्यों कतरा रही है, इसको समझने के लिए इसकी पूरी जो इकोनॉमिक्स है कि भाई कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, ये सब समझना बहुत जरूरी है। स्वामीनाथन कमीशन का भी एक सीन है। ये सब ना बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, और ये समझने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा राउज आईएएस स्टडी सर्कल की इकोनॉमिक्स फैकल्टी बसवा ओपन सर से। एंड ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसकी जो इकोनॉमिक्स है, जो इसकी गणित है, आपको मुझसे बेहतर समझा भी पाएंगे। One of the biggest challenges to legalization of MSP is the fiscal burden on the government. Right now, the government is undertaking procurement of 40% of rice and 35% of wheat, which alone amounts to 2.25 lakh crores every year. According to some of the economists, if the government undertakes procurement of all the crops for which the MSP is declared, then it can claim
almost 18 lakh crores, which is half of India's union budget. However, the data which is shown here, which is 18 lakh crores, is something which is disputable because number one, government does not undertake procurement of all the crops every year. It will undertake procurement only when the market price will fall below MSP. Number two, the overall fiscal burden on the government will in turn depend upon the difference between the MSP and the market price. Anyways, the question here is, should we legalize MSP? Right now, the farmers are getting maximum prices for the agriculture commodities such as milk and fisheries products. There is no MSP on these products. Yet the farmers are getting the maximum price because government has invested a lot on organizing farmers into cooperatives as well as strengthening the marketing infrastructure. So, it is being said, rather than legalizing MSP for food grades, the government should spend money on addressing structural problems of Indian agriculture that will enable us to double the farmers' income. आपका इस मामले में क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि ये फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल जायज है या भाई इलेक्शन के पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #farmerprotest लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो, जो भी आपका सोचना है। अरे चलो जल्दी से इस हफ्ते की न्यूज देख लेते हैं। काफी कुछ तो नॉर्मल वाली है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको लोकसभा की रिपोर्ट बताऊंगा, मजा आ जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक बार लाइक कर दो है, ऐसे नहीं तुम बस खड़े रहते हो। थोड़ा कुछ अच्छी बातें सीखो, दान पुण्य किया करो जीवन में। सिर्फ लाइक सब्सक्राइब मांगते हैं, बिना सोचे समझे कर दिया करो अपने वोट की तरह। हफ्ते की पहली खबर रही कि कतार ने फाइनली हमारे 8 फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स को डिप्लोमेटिक डायलॉग के बाद रिहा कर दिया है, बरी कर दिया है। अगर आपको इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हमारे कुछ एक्स नेवी ऑफिसर्स थे जिन पर कतार ने इजराइल के लिए जासूसी स्पाई करने का आरोप लगाया था और उनको अरेस्ट करके बाद में उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। इस हफ्ते न्यूज आई कि कतार ने उनकी रिहाई कर दी है, वो लोग वापस अब इंडिया आ चुके हैं। जिसके बाद वेरी यूनिक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि इनकी रिहाई दरअसल एसआरके के मीडिएशन के बाद हुई है। शाहरुख खान ने कतार की सरकार से बात की और फिर इन लोगों की रिहाई करवाई, जिसके बाद फिर इतनी मैटर ये बढ़ गया, लोगों ने इस बात पे इतना विश्वास करना शुरू कर दिया। इसके बाद एसआरके को खुद स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि भैया ऐसा नहीं है, ये पूरा सरकार का काम है, मैंने किसी को नहीं छुड़वाया। अगर मैं छुड़वा पाता तो सबसे पहले अपने बेटे को। अगली बड़ी न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो पता है ना क्या होता है, बताऊं? तुम जब नानी के घर पे नहीं जाते तो नानी चुपचाप से 10 रुपए पकड़ा देती है हाथ में कि सुनो किसी को बताना नहीं कि मैंने दी है। ये उसी का पॉलिटिकल वर्जन है। 50 तुम्हें मिलते होंगे, मैंने इन्फ्लेशन लगा के 10 बताया है, मुझे तो 5 मिलते थे। मोटा मोटा ये समझ लो कि एक स्कीम है जिसके तहत बड़े बड़े लोग बैंक से बॉन्ड खरीदकर पार्टी को डोनेट कर सकते हैं और सिर्फ पार्टी को पता होगा कि ये घूस चंदा कहां से आया है। आइडिया जब उस टाइम पे आया तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने कहा था कि भाई ये क्या बात हुई, आपने तो ये करप्शन लीगलाइज कर दिया है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे, बिग डैडी ऑफ डेमोक्रेसी इज हियर। एसबीआई इसके ऑफिशियल सेलर है जिसको इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि आप लेने वाले और देने वाले की डिटेल्स पब्लिक को बताओ, बॉन्ड्स। और ये लिस्ट सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि सीईओ और सेल्समैन की तनख्वाह की बंटवारा हो। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई है, बीजेपी को चंदा मिला है 10,122 करोड़ रुपए का, कांग्रेस को 1,500 करोड़ रुपए का। बिगर फॉल देन इंडियन मीडिया। टीएमसी को 823 करोड़, सीपीआईएम को 367 करोड़, एनसीपी को 231 करोड़, बीएसपी को 85 करोड़ और सीपीआई को 13 करोड़। बाकी सब छोड़ो, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि बीएसपी को 85 करोड़ किसने दिए। भाई पैसे वेस्ट करने का इतना ही शौक था तो कंगना की कोई मूवी प्रोड्यूस कर देते। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आया। इलेक्शन कमीशन ने इस हफ्ते बताया कि अब जो 2024 में यानी कि 2 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें पता है कि टोटल कितने वोटर्स वोट करने वाले हैं? देयर आर अबाउट 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स which includes 2 करोड़ न्यू वोटर्स। ये ऑलमोस्ट 1 अरब। ये कितना बड़ा नंबर है, आप ये समझ लो कि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन नहीं है इतनी। खाओ मां कसम। अच्छा चलो, इसी बात पे बहुत अच्छा मौका है, आप अपना वोट किसको दोगे? या चलो अगर वो नहीं बताना है तो ये बता सकते हो कि क्या देख के अपना वोट दोगे। 2024 के चुनाव आ चुके हैं और मोटा मोटा एक पिक्चर क्लियर है अब कि कौन सी पार्टी किस तरीके से अपना चुनाव लड़ने जा रही है। देश का जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी अब हमको समझ में आ रहा है। तो एज एन अडल्ट, एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, आपने अभी तक कुछ डिसाइड किया कि आप अपना वोट किस पार्टी को दोगे या क्या देख कर दोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में #myvote लिखकर एक बार जरूर बताओ कि आप अपना वोट किस पार्टी को देना चाहते हो, किस वजह से देना चाहते हो, या अगर नहीं डिसाइड किया है तो ऐसा क्या चीज है जो देख करके आप अपना वोट कास्ट करोगे, वोट कास्ट करोगे।
कास्ट को वोट नहीं करोगे। बहुत बेसिक चीज है ये। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप कमेंट करो, अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आपको अगली न्यूज बताता हूं, शायद आपको हेल्प करे डिसाइड करने में कि आप किसको वोट देने वाले हो। और वो आप डिसाइड करते हो कि जो पिछला आपने नेता चुना था उसने कैसा परफॉर्म किया। उसके पहले एक बेसिक फंक्शनिंग समझ लो कि आप जब भी देश का सांसद डिसाइड करते हो वो जाके लोकसभा में बैठता है, वहां जाके बिल्स पास करता है, कानून बनाता है, मुद्दों पर डिस्कस करता है, बेसिकली देश चलाता है। हर 5 साल में सेंटर के इलेक्शन होते हैं और एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। अभी तक 17 लोकसभा हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं। जो पिछली लोकसभा जो अभी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बने थे वो अभी 17वीं लोकसभा थी जिसका आखिरी सेशन हो चुका है। अब जब अगली बार लोकसभा बैठेगी तो चुनाव के बाद बैठेगी। इसी बीच एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। इन्होंने पिछले 5 साल में जैसी भी हमारी लोकसभा ने परफॉर्म किया है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक कंपाइलेशन निकाला है। देखा है कि भाई हमारे पूरे लोकसभा में कैसा कार्यकाल रहा, कितना काम हुआ, किस MP ने कैसे परफॉर्म किया, किसने कितनी अटेंडेंस दी, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। PRS लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल 55 एनुअल सिटिंग डेज रहे, 55, जो पिछले किसी भी लोकसभा सेशन से सबसे कम थे। पर इस बात में आप थोड़ा सा स्लैग इस बात पे दे सकते हो क्योंकि भाई पिछले 5 साल में कोरोना वायरस भी आया, तो लगभग 1 साल के लिए तो अप्रोक्सीमेटली लोकसभा पूरा हमारा बंद रहा। आगे आते हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो इस रिसर्च में मेंशन किए गए। टोटल कितने बिल पास हुए हैं, जो है 180, कितने % बिल्स ऐसे हैं जो 2 वीक के अंदर ही पास हो गए, कितना वक्त लगा वो बिल्स पास करने के लिए, कितने ऐसे बिल्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे जो कमिटीज को रिकमेंड किए गए, कितने प्राइवेट मेंबर बिल थे, कितने पब्लिक मेंबर बिल थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पड़ा था, लेकिन मैंने खुद अपने स्कूल में सिविक्स उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी। बट एक इंटरेस्टिंग ग्राफ जो इस रिसर्च में मुझे देखा वो ये कि हमारी इस बार की लोकसभा में ना सबसे कम टाइम डिस्कशंस के लिए दिया गया। मतलब अगर आप पूरा ग्राफ देखोगे तो आप समझोगे कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और जैसे जैसे हमारा पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व कर रही है, बिल्स के डिस्कशन पे टाइम बहुत कम दिया जा रहा है क्योंकि मेजॉरिटी की सरकार बन रही है। वो आते हैं, अपना बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और चट लोकसभा पट राज्यसभा पास करके उसको एक लॉ बना देते हैं। उसको अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता। अब एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट थी मेंबर्स की अटेंडेंस को लेकर। देखा गया है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, वो ज्यादातर पार्लियामेंट में आते नहीं है, या हमको बड़ा बोलते रहते हैं कि आओ तुम वोट देने आओ। हमने वोट दे दिया, अब तुम भी तो पार्लियामेंट में आओ। कुछ लोकसभा आते नहीं है, कुछ आते हैं तो डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेते, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा टेन्योर बीत गया, उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, सोनिया गांधी एंड अखिलेश यादव, इनका पूरा का पूरा 5 साल का टेन्योर बीत गया, इन्होंने एक भी पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछा। और अगर आप इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, अगर आप रायबरेली से हैं, अगर आप अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो आपको आपसे सवाल पूछना चाहिए कि ये जो लीडर है जिसको आपने चुना था कि भाई ये पार्टी का हेड है, इनको हम चुन के भेज रहे हैं, इन्होंने आपके बिहाफ पे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिहाफ पे, आपके मुद्दों के बिहाफ पे सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा है। एंड जैसे खराब परफॉर्मेंस वाले नेता को बताना चाहिए, ऐसे ही मुझे लगता है हमारा फर्ज बनता है कि जो जिन नेताओं ने अच्छा परफॉर्म किया उनको भी मेंशन किया जाना चाहिए। सिर्फ 2 ऐसे थे जिनकी 100% अटेंडेंस रही और सिर्फ 4 ऐसे थे जिनकी 90% से ज्यादा रही। बताता हूं किनकी। वो थी NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सूले, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा, कांग्रेस के मनीष तिवारी और बीजेपी के निशिकांत दुबे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्टी का उतना खेल नहीं है जितना इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस का है। यहीं पे इसलिए कहते हैं कि पार्टी देख के नहीं, अपना इंडिविजुअल कैंडिडेट देख के वोट करो। हो सकता है कि आपका लीडर जो है वो किसी ऐसी पार्टी से हो जो उतना पावर नहीं रखती हो, लेकिन आपके लीडर के पास वो पावर है कि वो लोकसभा में जाके हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस सरकार से पूछ सकता है, आपको आपका बेटर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। और इसी बीच वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और वो है इस व्यक्ति की मौत। अगर आपको नहीं पता, इनका नाम है एलेक्सी नवाल्नी। अच्छा, इस न्यूज से पहले रशिया की थोड़ी सी पॉलिटिक्स समझ लो। वर्ल्ड सुपर पावर है जिसको हेड करते हैं व्लादिमीर पुतिन, वहां के प्रेसिडेंट है, इनका बोलबाला है वहां पे, अपने आगे किसी को खड़ा नहीं होने देता। जलवा है हमारा। पिछले 20-25 साल से व्लादिमीर पुतिन रशिया के हेल्म पे, और कोई भी अपोजिशन लीडर हो या कोई भी ऐसा लॉयर हो या एक्टिविस्ट हो जो व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़ा हुआ है, वो बाद में या तो बैठ गया है या तो लिटा दिया गया है। बेसिकली पुतिन भाई आगे बोल सकता है क्या? खैर, 2022 के यूक्रेन वॉर के पहले 2021 में रशिया में बहुत ही मैसिव एंटी पुतिन प्रोटेस्ट हुए थे जिसको हेड किया था एलेक्सी नवाल्नी ने। वहां के ये लॉयर है और इनका एक तरीका था कि यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे जिसमें पुतिन और उनके सरकार के जो रिजीम की जो गलतियां हैं, जो करप्शन स्कीम्स हैं, उनको वो उजागर करते थे। और रशिया की आम पॉपुलेशन में इनका बड़ा नाम था। एलेक्सी नवाल्नी को बहुत ज्यादा माना जाने लगा था, एक बड़े अपोजिशन लीडर सब बन के सामने आ रहे थे। बट बाद में फिर वो प्रोटेस्ट को क्वैश कर दिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये तो होना ही था। But Alexei Navalny, for many Russians, was the last hope of democracy. And now he's no more, which is quite bad. But Putin is very badass. और जनाब, क्या चल रहा है?
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वायरल हुई इस हफ्ते। रणवीर सिंह और जॉनी सिंस का एक एड। क्या बोला तूने? हाँ, अ क्रॉसओवर वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड वी डिड नॉट डिजर्व। एक सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड का एड था जिसमें जॉनी सिंस की वाइफ उनसे नाराज होती है क्योंकि जॉनी सिंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मारा नहीं, मतलब मान नहीं पाए। जॉनी सिंस परफॉर्म, नमिता दीदी जिसमें एक्सपर्टीज है वो भी आउट हो रहा है। ये सब दोगलापन है। इट्स लाइक बुमराह यॉर्कर नहीं फेंक पा रहा, अर्नब चिल्ला नहीं पा रहा, विवेक बिंद्रा मार नहीं पा रहा। आखिरी वाले के लिए सॉरी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। खैर, देखा जा सकता है कि एड में जॉनी सिंस की पत्नी उनसे खफा है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। एंड इंटरेस्टिंगली एक बड़े टैबू टॉपिक को ओल्ड स्कूल टीवी सीरियल स्टाइल में प्रमोट किया गया है। 3 थप्पड़ लगे हैं, बहू छत से गिर रही है और इसी बीच जॉनी भैया ने प्रोडक्ट खाया और सिन कर दिया। I'll take care of her. Take bold care of her. पहले मैंने सोचा पैरोडी के नाम पे ज्यादा हवाबाजी तो नहीं कर दी, फिर सोचा छोड़ो ठीक ही है, कम से कम पतंग को पैराशूट तो नहीं बनाया। ये क्या है? अब ये जो ऐड है ये तन्मय भट्ट और उनकी टीम ने बनाया है, वही विशाल दयामा वगैरह। और ये इंडिया की जो एड इंडस्ट्री है, हमने टाइम एंड अगेन इसमें बहुत ज्यादा यूनिक एडवर्टीजमेंट देखे हैं, बहुत क्रिएटिव। मैं कई सारे मैं ऐसे गिना सकता हूँ आपको उंगली पे। आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, सेंटर फ्रूट कैसी जुबान लबलबाई, या फिर वोडाफोन का जो जूजू वाला आता था, कच्चा मैंगो बाइट का एक ऐड आता था, वो कच्चा आम डालता था और उसमें जेरोक्स में कच्चा मैंगो बाइट निकलता था। तो कुछ ऐड थे जो इतने क्रिएटिव थे कि हमारे जहन में रह गए, खासकर मेरे जहन में जो रह गए मैंने आपको गिनाए। आपको कुछ ऐसा ऐड याद हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में #क्रिएटिव ऐड लिखकर कॉमेंट कर सकते हैं और याद दिलाना कौन सा वो ऐड था। एक और वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हुआ वो था महाराष्ट्र के थाने से, जहां पर एक पेट क्लिनिक में 2 वर्कर्स एक पेट को अब्यूज कर रहे थे। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। नॉट फनी मैन। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, इस वीडियो को शेयर किया और इन वर्कर्स के खिलाफ पुलिस एक्शन की मांग की, जो बाद में हुआ भी। फिलहाल इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो इन लोगों ने इतना अत्याचार इसलिए कर लिया क्योंकि बड़ी क्यूट सी ब्रीड थी। वहीं अगर इसकी जगह कोई पिटबुल या जर्मन शेपर्ड होता ना तो नहीं कर पाते ये लोग, और करते तो इनके पिछवाड़े का स्क्रीनशॉट ले लेता वो। अच्छा, जानवर से ही रिलेटेड एक और वीडियो वायरल हुई, वो थी ये वाली। फोटोग्राफर है दीपक कातिकार, उन्होंने ये वीडियो ली थी और ये थी टडोबा नेशनल पार्क से, जहां पर देखा जा सकता है कि एक टाइगर, एक बाघ अपने नेचुरल हैबिटेट से एक प्लास्टिक की बोतल उठाता हुआ नजर आता है। इसके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। फागिर भी लिखती हैं, दैट्स अ स्लैप विदाउट हिटिंग द फेस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट अ क्राइंग शेम। साकिब सिंह लिखते हैं, इंडिया इज रनिंग बिहाइंड डेवलपमेंट बट वी आर लीविंग सस्टेनेबिलिटी वे बिहाइंड एंड वन डे वी विल रियलाइज in the race of development we lost everything. ओनी ठाकुर लिखते हैं, felt a deep sense of guilt and shame while watching this video. एंड जो ओनी ने लिखा ना बहुत अंडरस्टैंडेबल है। We should all feel a deep sense of shame and guilt. क्योंकि जो हुआ ना, जहां से ये वीडियो वायरल हुआ, ये एक नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क वो जगह होती है जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं स्पेसिफिकली जानवरों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो वी आर जस्ट अनदर स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। अब वो हम थोड़ा इंटेलिजेंट निकल गए तो हमने आप सब कुछ कब्जा लिया, लेकिन वो नेशनल पार्क कुछ छोटे छोटे चंक्स हैं जो धरती में हमने छोड़ रखे हैं ताकि बाकी जानवर सर्वाइव कर पाए, और हम उसमें भी उनको खुल के जीने की आज़ादी नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन छोटी छोटी बातों को नोट करें और उस पर नाराजगी जताएं या उस पर एक्शन लें। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जब हम एक हिमाचल पे वीडियो बना रहे थे तो हम एक नेशनल पार्क से होकर गुजर रहे थे और हम साइड में गाड़ी रोकते हैं, नेचर एंजॉय करने के लिए, देखते हैं आसपास में सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला था। और कई बार ऐसा होता है, मैं जब कभी क्लीनिंग ड्राइव्स भी किया करता था, पार्टिसिपेट करता था, तो देखता था छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो हम ऐसे वैसे फेंक देते हैं, पैकेट। मुझे याद है एक पॉन्ड्स की जो ढक्कन था ना, उससे एक प्लांट रुका हुआ था, उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। तो छोटी छोटी चीजें, अगर आपके पास में कोई प्लास्टिक है ना, तो बेसिक इतना करो कि उसको डस्टबिन में फेंक दो, या आसपास में कोई अगर फेंक रहा है आसपास तो उसको टोक दो, मोहित डस्टबिन में जाओ, कचड़ा हो ना तुम। नॉनसेंस। अच्छा, हमारे देश में शादी सीजन में 82 से ज्यादा कांड होता है। आपने पिछले हफ्ते वो वीडियो देखी होगी कि जहां लोगों ने खुद से ही शादी कर ली थी और सरकार की मुआवजे की वजह से। और शादी सीजन में ये कलेश बहुत नॉर्मल है, कई बार लड़ाई हो जाती है, कभी बारात के नाच पर, कभी रसगुल्ले पर, कभी दहेज पर, और इस बार गरम रोटी ना मिलने की वजह से हाथ पैर लात घूसे कुर्सियां चल गई। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ना कि शादियों में ना पॉपकॉर्न भी मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वंडर कि यार इसकी क्या जरूरत है। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं ना, मेरे को समझ में आ रहा है कि वो पॉपकॉर्न क्यों मिलता है, इन केस रियल एंटरटेनमेंट शुरू हो जाए। गुजरात पुलिस ने हाल ही में 2 लोगों को अरेस्ट किया जो लोगों के फोन से डेटा चोरी कर रहे थे। अरे मोबाइल फोन चोरी कर रहे थे और बाद में उसको अनलॉक करके बांग्लादेश और नेपाल में बेच रहे थे। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ये लोग मोबाइल चोरी नहीं बल्कि नौकरी कर रहे थे, चोरी की नौकरी। हाँ, जो अरेस्ट हुए उन 2 चोरों को बाकी चोरों ने मोबाइल चोरी करने के लिए 25,000 रुपए महीने की नौकरी पर रखा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और सुनो, ऐसे ही नहीं कि नौकरी पर रख दिया,
प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है। 25 दिन का इंडक्शन होता है, 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 45 दिन की ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ सिखाया जा रहा था इनको कि पॉकेट किसकी मारनी है, कैसे मारनी है, और अगर गलती से पकड़े गए तो कल्टी कैसे मारनी है। अनऑर्गेनाइज स्टोरी को भी इतना ऑर्गेनाइज कर दिया था इन लोगों ने। हाँ, लोगों को हायर कर रहे थे पूरे कॉर्पोरेट प्रोसीजर के साथ, ट्रेनिंग पीरियड विद सेवरेंस पैकेज, स्टाइपेंड, सब कुछ। मतलब ये तरीका हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का। ये तो थे चोर, लेकिन आपको अच्छा एग्जाम्पल देखना है जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके काम किया जा रहा है। तो मुंबई के डब्बा वाला स्टोरी हमने इस हफ्ते कवर की, आप जाके देख सकते हैं। ये रहा थंबनेल पर वीडियो, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आपको सुनाऊं उससे पहले मोहित यहाँ तुम्हें पता है कि कर्नाटका में 2 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। अच्छी बात है। हॉस्पिटल में तो क्या हुआ? हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। हाँ भाई, कर्नाटका में 2 डॉक्टर्स को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते वक्त वो अपना प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। क्या बोला तूने? प्रॉपर ऐसा पेशेंट लेटा हुआ है, हाथ में उनके छेनी, हथौड़े, कैंची, चाकू, सब कुछ है। दोनों आराम से उसके साथ खेल रहे हैं और प्री वेडिंग शूट चल रहा है। और अब देखते हैं पिछले हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स जिन्हें मिलेगा 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन। लेट्स सी। संदीप गुप्ता ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। आई हैव स्टडीड यूसीसी अ बिट सो आई कैन समराइज इट इन 3 पॉइंट। पहला है बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, फेयरनेस, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, क्लियर रूल्स, इजी टू अंडरस्टैंड लॉस, एंड थर्ड इज यूनिटी, यूनाइट्स डाइवर्स कम्युनिटीज। चैलेंजेस हैं रिलीजियस सेंसिटिविटीज, पॉलिटिकल अपोजिशन एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। एंड द फोर्थ पॉइंट आई वुड से संदीप भाई, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो, क्योंकि यूसीसी में वही है ना कि अलग अलग इतने कल्चर्स हैं, सबके अपने अलग अलग ट्रेडिशन है। जो हमारे देश में कम्युनिटीज होती है, ट्रेडिशन उनके लिए इट्स ऑलमोस्ट वेरी सीक्रेट। सो उसको आप कैसे मैनेज करोगे इज समथिंग वी आल्सो हैव टू कंसीडर। फिर हमने एक और बात की थी एंटी चीटिंग बिल के बारे में, कि जो बिल आ रहा था जिसमें सजा होनी थी उनको जो एग्जाम में चीटिंग कराए पकड़ाए जाते हैं या पेपर लीक कराए पकड़ाए जाते हैं। एंटी चीटिंग बिल, ग्लैड दैट एंटी चीटिंग बिल वाज नॉट पास्ड एट द टाइम ऑफ कोविड, नहीं तो मैं अभी भी जेल में होता। क्यों मोहम्मद आमिर आलम भाई, ऐसा आपने उस टाइम पे क्या किया था? सौरभ लिखते हैं, सार्थक भाई फ्यूचर में न्यूज चैनल शुरू करोगे? क्या हुआ? सौरभ लिखते हैं, सार्थक भाई फ्यूचर में आप, अबे एक एक करके आओ ना जल्दी, आओ या जाओ, क्या कर रहे हो? शूट कर रहे हो? हाँ। सार्थक भाई फ्यूचर में न्यूज चैनल शुरू करोगे या कुछ और प्लान है? बाय द वे, लव फ्रॉम महाराष्ट्र, मुझे नहीं पता यार जेन्युइनली, मतलब नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु प्लान्स फॉर दैट लॉन्ग। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं 6 महीने का प्लान करता हूँ बस, मैं सोचता हूँ और उसमें 100% देता हूँ। अगर लगता है कि भाई वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आगे जाके देखता हूँ। फिलहाल मैं एक संडे भारत जर्नी पर निकला हुआ हूँ। इट्स अ जर्नी टू अंडरस्टैंड इंडिया, देश के अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स को पहचानने की, समझने की, और उन पर स्टोरीज बनाकर उनको आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज माई प्लान। और जब ये खत्म हो जाएगा तो एक अच्छी सी छुट्टी, ये अभी तक का प्लान है मेरा। राम कौशल बोलते हैं, मुझे कल ही स्कूल असेंबली में न्यूज बोलनी है, सो द फर्स्ट थिंग आई सर्च फॉर वाज योर्स वीडियो, पिन कमेंट टू सी द सभा पत्र इज फ्री फॉर दिस वीक और नॉट। थैंक्स अ लॉट सार्थक भाई, आपने बचा लिया। यू शुड आल्सो थैंक निधि, हमारी टीम की जो मेंबर है, वो सभा पत्र पूरा क्यूरेट करती है। तो निधि, राम कौशल भाई आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपने उनका न्यूज बचा लिया। वैसे मॉर्निंग असेंबली में आज भी चलता है, मॉर्निंग असेंबली में न्यूज से फन के साथ बोलना, 1-2 जोक के साथ तो मजा आएगा है। ऐसी नॉर्मली नहीं आके बोल देना कि हाँ टुडेज न्यूज इज दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड दिस, नहीं, थोड़ा सा जोक फन रहे, ऐसे 4-5 थोड़े हंसी ठिठोले आए ऑडियंस से, तब मजा आया अपना, है कि नहीं? खैर, तो ये थे पिछले हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स जो अलग अलग न्यूज पे लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए, हमने डिस्कस किया। इस वाले एपिसोड में भी ऐसी बहुत सारी न्यूज है जिन पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। हैशटैग्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई और थॉट है, कोई और ऐसी न्यूज है जो आपने इस हफ्ते सुनी और उस पर अपना विचार बताना है आपको, तो हैशटैग संडे सोच लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे और आप में से टॉप 5 जो लकी लोग होंगे उनको मिलेगा संडे सभा का 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो हमारा न्यूज लेटर होता है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर फ्री। अब आप अगली ऐसी वीडियो देखने वाले हो जिसने पूरे देश को रुला दिया इस हफ्ते। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड व्हाई, यू डू दैट इन अ बिट। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच के पहले सरफराज खान की एक वीडियो वायरल हुई। अच्छा, उससे पहले ना सरफराज खान की एक बार स्टोरी जान लो। एक बहुत ही बढ़िया यंग टैलेंटेड प्लेयर है जो काफी टाइम से इंडियन टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो डोमेस्टिक सर्किट में इसने रन्स पे रन्स बनाए, सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाए। इसने सीजन दर सीजन इतने रन्स बनाए कि इसका डोमेस्टिक सर्किट में एवरेज 106 रन्स का था, जो कि बहुत होता है। एक सेंचुरी का एवरेज था इसका। पूरी इंडिया ये वेट करने लगी थी कि कब किस श्रृंखला में अब सिलेक्टर सरफराज खान को सिलेक्ट करेंगे।
लेकिन सिलेक्ट नहीं कर रहे थे और ये स्कोर किया चला जा रहा था। मतलब सिलेक्टर्स ने एक बार आंखें बंद कर ली तो उसने शोर इतना मचा दिया था तो कि इसको सिलेक्ट ना करना नामुमकिन हो गया था। खैर फाइनली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इनका सिलेक्शन हुआ, पूरे देश में हवा बनी और फिर एक रिचुअल होता है कि जब भी किसी प्लेयर का एक पहला मैच होता है तो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो उसको कैप करते हैं, मतलब उसको एक कैप देते हैं एज एन इंट्रोडक्शन, एज इंडक्शन टू द टीम। और वो एक बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है किसी भी प्लेयर के करियर के लिए। तो सरफराज खान को जब एक कैप मिलती है तो एक वीडियो वायरल होता है जहां पे सरफराज खान फिर दौड़ के जाते हैं बाउंड्री लाइन पे, उनके अब्बू खड़े होते हैं और वो जाते हैं अपने अब्बा को वो अपनी कैप देते हैं और उनके पिताजी जो हैं वो उनकी कैप लेते हैं, उसको अपने बेटे को चूमते हैं, कैप को चूमते हैं और बड़े हक करके उनको रोने लगते हैं और बिल्कुल वो तारे जमीन पर एंडिंग टाइप मोमेंट हो जाता है। जिसने भी सरफराज खान की स्टोरी सुनी थी तो तुम्हें कुछ कमेंट पढ़ाता हूं। आर्यन लिखते हैं, व्हेन अ फादर क्राइज विद प्राउड, बेस्ट फीलिंग फॉर अ सन, आई एम नॉट क्राइंग, यू आर क्राइंग। रात को वक्त दो गुजरने के लिए, सूरज अपने समय पर जरूर निकलेगा। Some greatest stories start with a run out. Alexa, play Papa Meri Jaan. Now the reason why this is positive news because this guy is a perfect example of persistence and hard work. वो कहावत नहीं होती कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। सरफराज खान स्टोरी। और जैसा इसने खेला है पहले टेस्ट मैच में, नो डाउट दिस इज नॉट जस्ट द शाइनिंग स्टार बट द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगर आपको भी सेम ऐसा ही लगता है, अगर आप भी एक क्रिकेट के फैन हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में #सरफराज खान लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। और भी कई सारी पॉजिटिव न्यूज थी इस हफ्ते। अगर आप फाइनेंस न्यूज की बात करें तो इंडिया का हमारा अपना यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च हो चुका है। यूएई के अबू धाबी में पहला स्टोन टेम्पल बनाया गया है जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। बट एक न्यूज जिस पर हम फोकस करना चाहेंगे वो है नीति आयोग की ग्रो स्कीम। वो इन्वेस्टमेंट वाला ग्रो नहीं, अभी ऑन पेपर ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो समझोगे दैट इट्स अ स्कीम विद बिग पोटेंशियल। ग्रो स्टैंड्स फॉर ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड इन एग्रो फॉरेस्ट्री। आई नो इट्स अ हैंडफुल बट समझाता हूं। बेसिकली नीति आयोग का प्लान ये है कि जो वेस्टलैंड्स हैं यानी कि जो बंजर जमीन है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करके, यानी कि नई तकनीक का इस्तेमाल करके, कुछ फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वहां पर ग्रीन कवर बढ़ाया जाए और उसको रिफॉरेस्ट किया जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट का एम है 26 मिलियन हेक्टेयर के डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना और कुल मिलाकर 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक का एक कार्बन सिंक बनाना। कार्बन सिंक मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, हम जैसे जैसे डेवलप करेंगे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बनेगा। तो उस कार्बन फुटप्रिंट को टैकल करने के लिए हमें कुछ ऐसे एफोरेस्टेशन या रिस्टोरेशन ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिससे हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो देश है वो एक बड़े क्रूशियल जंक्चर पे, एक डेवलपिंग स्टेज पे है। हमको इसी दशक में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनना है और 2070 तक नेट जीरो पे भी आना है। तो हमको डेवलप भी करना है बट सस्टेनेबल होकर डेवलप करना है। तो किसी भी तरीके से अगर हम सस्टेनेबिलिटी ग्रो कर पाए उस प्रोजेक्ट को सराहना चाहिए। संडे भारत जर्नी का पिछले हफ्ते आपको अपडेट नहीं दे पाए, इस हफ्ते बता देता हूं कि हम लोग महाराष्ट्र की कुछ स्टोरीज कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग के तौर पे बताऊं तो आपने देखा होगा कभी के कुछ ऐसे बंजारे होते हैं जो रस्सी पर ऐसे चल के खुद को बैलेंस करते हैं लकड़ी से, है ना, आपने कई बार ऐसे देखा होगा। तो जब हम मुंबई में थे हम ऐसे ही कुछ लोगों से देखे और उनसे हमने बात की तो पता चला वो कुछ नट समाज के लोग हैं जो ऐसे देश भर में ट्रैवल करके ऐसे खेल दिखाते हैं। फिर हम लोग औरंगाबाद के पास एलोरा केव्स होता है, वहां पर एलोरा केव्स गए और देश की हिस्ट्री समझी, डाइवर्सिटी समझी। और मुंबई में ही डब्बा वाला सिस्टम चलता है, वो मुंबई के घर घर से वहां से डब्बा उठाते हैं, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके उनको ऑफिस में डिलीवर करते हैं और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ करते हैं। वो स्टोरी हमने कवर की। और मुंबई की माया नगरी अपने बॉलीवुड के लिए भी बहुत फेमस है। हम शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जान जाते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे और स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते हैं जो मुंबई में रहते हैं, ऐसे वर्सोवा इलाके में वो रहते हैं और जो स्ट्रगल करते रहते हैं। कई सारों को काम मिलता है, कई सारों को काम नहीं मिलता। और जो मुंबई के स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं इनकी हमने स्टोरी कवर की और आने वाले हफ्ते में हम मुंबई की और भी कई सारी स्टोरीज कवर करेंगे। धारावी पे हम लोग ने वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद गोवा की एक बहुत ही ज़रा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने आने वाली है। फिर कर्नाटका और केरला की भी हम लोग स्टोरीज कवर कर रहे हैं। तो अगर आप संडे भारत जर्नी की वीडियोस नहीं देख रहे हो तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो। यहाँ थंबनेल डाल दूंगा, कोई भी वीडियो पर क्लिक करके देख लो, मजा आ जाएगा। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। कहाँ गई? कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ये भाई साहब कहाँ मिलेंगे तो बताओ, फिर हम भी अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स करवाएं, सब्सक्राइबर। जबरदस्ती हर फ्राइडे को खड़ा हो जाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड, एडिटिंग। संडे को तुम्हारे सामने बकलोली कर रहा हूँ, सीधा भाई साहब के दरबार पे जाऊंगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नीट प्रिपरेशन नहीं, बाबा बनेंगे। नीट प्रिपरेशन बंद कर दूं क्या? बेचारे कमेंट सेक्शन में डॉक्टर्स पागल हैं कि हम फुद्दू हैं जो नीट कर रहे हैं, इससे अच्छा बाबा बन जाए। कल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह? ये तो क्यों नहीं हो रहे, यही तो पूछूंगा, मतलब क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन? कल ये मैं आपसे ये पूछूंगी, इलेक्शन
क्यों नहीं हो रहे, मतलब आपने इसका जवाब देने के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है, इससे क्यों नहीं हो? अंकल जी इज टॉकिंग टॉम। सवाल और जवाब, सवाल ही सवाल। रिपोर्टर की आवाज एको होकर वापस आ रही है। एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर। Same but different. No money, no honey. Good boy goes to public. Bad boy goes to Adani. What a creativity, dude. This song should be viral before election. Can do generation है ये, can do generation है। जो हिसाब से आजकल टेलर स्विफ्ट का युवा नारियों पे होल्ड है, क्या उनको अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो बहुत काम कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है वो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में क्या क्या चेंज आने वाला है? कितना क्यूट है यार, कितनी इनोसेंटली जवाब दे रहा है। ये जैसे मतलब कोई भी होता है, जैसे गलत काम होता है, गुंडागर्दी, ये बलात्कारी होता है, सब तो बंद ही हो गया है, अब बहुत कम होता है ना। तो कौन जीतना चाहिए, टेलर की कान्ये वेस्ट? दोनों में से कौन जीतना चाहिए, कान्ये की टेलर? यार बंदे ने बड़े क्यूटली जवाब दिया। टेलर कैन बाय कान्ये, मी इन बाय व्हाट इज, ही इज टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। कोई मजाक मजाक के लिए ठीक है, बट इनोसेंटली लेकिन कोई जवाब दे रहा था। कई बार ऐसा क्या होता है कि मैं भी कभी माइक लेके ना दूसरों के सामने ऐसे बॉक्स पॉप करने जाता हूँ, तो होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं बड़े क्यूट होते हैं, बड़े सिंपल लोग होते हैं ना, तो वो माइक देख के थोड़े सहम जाते हैं। फिर तुम टेलर, बराक ओबामा, जॉन सीना को भी इंडिया का इलेक्शन लड़वा दोगे ना, वहां भी वो बड़े सेफ से आंसर देते हैं। तो मजाक तुम टेलर का उड़ाओ या कान्ये का उड़ाओ, बट ऐसा अगर भाई का उड़ाया ना तो तुमको उड़ा डालूंगा। आज तक पीक ढेर मोदी के पिछले चंद। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। आज तक के ऑफिस में बुलडोजर चलवाओ जल्दी, चलो चलो निकालो अंजना दीदी को बाहर निकालो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हिंदू हृदय सम्राट को ये लोग कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ भाई, ऐसे मत पोस्ट किया करो, अब कांग्रेस इससे मुद्दा बनाकर लोगों के सामने रखेगी। कौन सा माल है ये, आज तक से लेके आओ भाई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इंडियाज रैंक 161। जस्ट स्पिटिंग फैक्ट्स। एसबीआई को बताना होगा पिछले 5 साल में किसने किसने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आपत्तिजनक बात है सर। ये ईडी रेड कमिंग सून ऑन सुप्रीम कोर्ट। क्या मतलब पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? बुलडोजर किस लिए होते हैं? मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या मतलब है? एसबीआई वाले बोल रहे हैं अभी भी लंच टाइम है, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एसबीआई वालों के पास, एसबीआई वाले बोले कि हाँ ठीक है, फाइल नीचे दबाओ, लंच टाइम के बाद आना। अब की बार किसकी सरकार? कमेंट फॉर बीजेपी, शेयर फॉर कांग्रेस। ये गलत तरीका है यार। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग हो रही है। आप ऐसे नहीं ले सकते एंगेजमेंट। क्या आपने बस लगा दिया लाइक फॉर बीजेपी कांग्रेस? ऐसे तो मुझे भी बताओ फिर कि 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा, लाइक फॉर कांग्रेस, कमेंट फॉर बीजेपी। तो ये था इस हफ्ते का संडे शो का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया आप डिसलाइक कर सकते हैं। संडे भारत जर्नी के भी एपिसोड देखते रहिएगा। हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा जैसे स्टेट से बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टोरीज ऑन ग्राउंड कवर कर रहे हैं। उनके थंबनेल्स आपको यहां कहीं मिल जाएंगे, इनमें से किसी को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एज यूजुअल अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब ब खैर, एंड डोंट यू फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।